why I picked this particular topic है ना, सबसे पहले because ये जो आपका livelihood issue है, actually it encompasses everything. एक मिनट मैं म्यूट कर दूं. So the livelihood issue जो है it encompasses everything. जनरली हम लोग जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो सोशल इश्यूज पे, इकोनॉमिक इश्यूज पे, पॉवर्टी पे, है ना, सोशल इश्यूज, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, है ना, पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी ऑफ कोर्स वन ऑफ दीज, मतलब दोनों का ही पार्ट है, इकोनॉमिक इश्यूज का भी पार्ट है पॉवर्टी, है ना. तो ये हम सारी डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, पॉलिसीज पे डिस्कस करते हैं, है ना. एंड आवर अल्टीमेट गोल इज टू, मतलब टुवर्ड्स डेवलप्ड इंडिया, है ना. And our definition of development has been changed in recent years. It should be sustainable development, not the way we have seen in last 20 years worldwide, कि कंक्रीट की इमारतें हों, ग्लास स्ट्रक्चर के ऑफिसेज हों, वी फिर इन्वायरमेंट को हम सब बहुत ज़्यादा एग्रेवेटिवली, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं और फिर उससे फिर बचने के लिए अलग तरीके से इनोवेशन करें. सो इसको अभी रिसेंट माइंडसेट जो है वो है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने का, जिसमें लीस्ट डिस्ट्रक्शन टू इन्वायरमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड लिविंग, रिसोर्सेज बचाकर और हेल्दी लिविंग को प्रमोट करने की बात हम करते हैं. सो बेसिकली व्हाट वी विल डिस्कस हियर इज, पहले तो इस बात को समझो कि लाइवलीहुड जो है इट इज बेसिकली रिजल्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स टुगेदर, है ना. जैसे अगर तुम बोलते हो कि कास्टिज्म है, या फिर रीजनलिज्म है, स्टेट सेंटर पॉलिटिक्स है, करप्शन है, इन सब का आउटपुट जो है वो लॉस ऑफ लाइवलीहुड बनकर ही निकलता है. ठीक है, अगर अगर गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज अच्छी नहीं बनाती है रिगार्डिंग एनीथिंग, जैसे एग्रीकल्चर को लेके या इंडस्ट्री को लेके, तो पॉलिसी फेलियर तो है ही. एट द सेम टाइम इट बिकम्स द रीजन ऑफ लॉस ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी. तो जैसे अगर बोला जाए कि अगर आप एग्रीकल्चरल मेथड्स पे पॉलिसीज बनाए होते, रिसर्च किए होते, इनोवेशन किए होते, तो एज ग्रीन रिवोल्यूशन हैपेंड, अदर रिवोल्यूशंस माइट आल्सो हैव बीन अकर्ड, और उससे लाइवलीहुड इंक्रीज होता. या फिर सेकेंडरी इकोनॉमी के जो पार्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और डिफरेंट इंडस्ट्रीज, अगर उस पर हम अच्छी पॉलिसी बनाते हैं, उसको फ्लोरिश करते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तो अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ पीपल और मैक्सिमम ऑफ पीपल वुड हैव गेट जॉब. तो लाइवलीहुड का वहाँ पे भी डेवलपमेंट होता. जनरली अगर कास्टिज्म हटे तो बहुत सारे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं ड्यू टू कास्टिज्म, वो कम मार्जिनलाइज होने लगेंगे. तो बेसिकली लाइवलीहुड जो है वो एज अ रिजल्ट it comes from every aspect of issues that we discuss in class. So our point of discussions will be कि मैं थोड़ा सा important जो दूंगा वो एनालिटिकल डेटा एनालिटिक्स के बेस पे नहीं, जबकि क्वालिटेटिव एनालिटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम आज के इस लेक्चर में. एंड ऐसा इसलिए कि एनालिसिस आपकी होनी चाहिए. डेटा कई बार जो है आप मिस कर सकते हो. जैसे लेट्स से अगर हम पॉवर्टी पे बात कर रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर अंडर बीपीएल इन इंडिया, that doesn't mean if you feel the amount of it, if you feel the necessity to remove people or bringing people above BPL, तो as long as ये जो strategy आपकी है वो नंबर्स पे डिपेंड करती है, क्योंकि पॉलिसीज हमेशा नंबर्स पे बनते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आप while discussing you always talk about facts and figures. So I always have मतलब have reservation against this particular way of talking, ki tell a lot of data and do not talk about solution, do not talk about the
impact of any particular situation. So हमारा point of discussion इसमें कुछ generic regions होगा which we identify, which governments always speak about, which lots of social workers and reformers always speak about. But ये सारे regions को भी हम discuss करेंगे. But there are few regions or few aspects which many of the times we miss to mention or miss to see. है ना, ये पर्सपेक्टिव है या फिर समझो रीजन्स है या फिर उन्हीं पुराने इश्यूज को नए तरीके से देखने का नजरिया है. ठीक है, तो कुछ इस पे भी हम बात करेंगे. ऐसा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि बिकॉज वी नीड टू, व्हाट आई थिंक और व्हाट ऑल द रिसर्च दैट वी हैव डन हियर, है ना, विथ दैट आई थिंक कि अगर हम जेनरिक रीजन्स पे बार बार जेनरिक रीजन्स पे हम बार बार पॉलिसीज बनाते हैं एंड इफ दे आर नॉट बीइंग इफेक्टिव, तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर हम इस पे हिट करें ऐसे रीजन्स जो हमें जनरली नहीं दिखते हैं और स्मॉल रीजन्स, तो प्रॉब्ली ये भी एक अच्छा इंटरवेंशन हो सकता है टू गेन रेडिकल चेंज इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट और लाइवलीहुड डेवलपमेंट. तो द फर्स्ट थिंग दैट कि व्हाई डेटा मैटर्स एंड व्हाई इट डजंट. जैसे मान लो कि डेटा या फिर डिफिनेशंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स ऐसा मैटर क्यों करता है. जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू ब्रिंग अ पॉलिसी फॉर विलेज, है ना, रूरल एरिया पे डिफाइन करके एक पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाना चाहती है. जैसे मनरेगा है या इस तरह के कई सारे स्कीम्स होते हैं विच इज स्पेशली ब्रॉट फॉर रूरल इंडिया. सो देयर मस्ट बी अ प्रोविजन टू डिफाइन रूरल एरिया, है ना, कि किस किस पर्टिकुलर रीजन को हम रूरल डिफाइन करें. ये एक इसका फैक्ट बेस्ड या डेटा बेस्ड डिफिनेशन होना चाहिए. तो जैसे अगर तुम देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स रूरल इंडिया एज कि 5000 तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए एंड 80% ऑफ दैट पॉपुलेशन मस्ट बी वर्किंग इन एग्रीकल्चरल एंड एलाइड डोमेन. तो ऐसा इसलिए डिफाइन किया गया कि अगर एक बार रूरल एरिया डिफाइन कर लोगे तभी तो वहाँ पे वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करोगे, अदरवाइज एवरीबॉडी विल फाइट कि हम भी रूरल है, हम भी रूरल. इवन आप देखोगे कि छोटे शहर भी हैं वो भी दे कैन कॉल देमसेल्फ एज अ रूरल एरिया कि वो पॉलिसी का बेनिफिट हमें दो. या फिर ऐसा समझो कि अगर हम कोई पर्टिकुलर स्कीम लाते हैं बीपीएल पे कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए एक कोई कार्ड का स्कीम लेके आते हैं, तो वी मस्ट हैव अ डेटा बेस्ड और फैक्ट बेस्ड definition of who are into BPL. तो जैसे अभी इंडिया में हम बोलते हैं कि सिटीज़ में 35 रुपीज़ तक और विलेज में 25 रुपीज़ तक अर्न करने वाले लोग जो हैं, इससे अंडर अर्न करने वाले लोग जो है वो BPL के अंडर लाई करते हैं. सो बेसिकली फॉर दीज पॉलिसीज इंटरवेंशन या फॉर डिफाइनिंग एनी पॉलिसीज और रिस्ट्रिक्शंस डिफाइन करने के लिए डेटा इंपॉर्टेंट है. बट व्हाट आई थिंक कि डेटा जब हम बात करते हैं, जैसे वी एज ए स्टूडेंट और वी एज अ मतलब इनोवेटर और लाइवलीहुड प्रोफेशनल, तो हमारे लिए डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है. व्हाट वी नीड नो इज लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस आर स्टिल अंडर बीपीएल. और व्हाट वी नीड टू नो इज कि रूरल सेक्टर, रूरल एरिया में जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, अर्बन एरिया के बीपीएल का क्या सिचुएशन है, कितना कितना प्रॉब्लम या किस तरह के चैलेंजेस हैं दोनों जगह पे टू इराडिकेट पॉवर्टी. तो हमें ये क्वालिटेटिव टर्म में समझने की ज़्यादा ज़रूरत है रेदर देन टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेटा एंड फैक्ट. सो अगर रफली स्पीकिंग, तो अगर आप देखोगे कि 1.2 बिलियन पीपल ऑफ वर्ल्ड वाइड, है ना, आर पुअर और एक्सट्रीमली पुअर, और उसमें से भी 20% जो है वो इंडिया में है. तो व्हाट व्हाट डिड यू गेट कि ऑलमोस्ट जैसे आधी आबादी जो है हमारी वो अंडर मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है ऑलमोस्ट. सो व्हाट वी नो इज द extent of problem. We just don't have to go for the deep data to remove that problem. तो जब हम innovation को सोचते हैं या livelihood solutions को सोचते हैं, तो डेटा से ज़्यादा extent को समझने की ज़रूरत है. एंड व्हाट वी नीड टू नो इज कि जैसे एक गरीब है या एक ऐसा सेक्शन जो मार्जिनलाइज्ड है या पॉवर्टी जहाँ पे डोमिनेटली प्रिविलेंस है,
तो उस जगह पे एग्जैक्टली क्या व्हाट दे आर फेसिंग, तो व्हाट वी नो इज कि एवरी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें जैसे खाने की हो या पहनने का है या फिर एम्पावरमेंट है या फिर अर्निंग कैपेबिलिटी है या एजुकेशन है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एवरीथिंग, है ना. इट्स नॉट डिराइव्ड, है ना, इट्स रिटन हियर, deprived of every basic necessity. So तो इसलिए मतलब फ्रॉम नेक्स्ट कमिंग डिस्कशन जो हम आगे अभी डिस्कशन करने वाले हैं, विल बी टॉकिंग लेस ऑफ डेटा, मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग और एक्सटेंट इन व्हाट, मतलब एट व्हाट एक्सटेंट वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो and the output of this particular lecture will be कि आप situations को qualitative aspect में समझ सकोगे, और you can also bring or come up with your own understanding or idea or innovation to solve these issues. So few generic problems which we have found or government has realized or researchers have always portrayed for disadvantaged people or extremely poor people, how uh, they have become marginalized or extreme poor is like few groups are more disadvantaged than others. जैसे अगर हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, अगर कास्टिज्म को देखें या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को देखें, तो व्हाट वी नो कि एसटी हैं या एससी कम्युनिटी के लोग हैं या फिर पीपल हु आर लिविंग इन अ वेरी मतलब फार एंड ऑफ द कंट्री साइड, जहाँ पे डेवलपमेंट के ये एस्पेक्ट्स नहीं पहुँचे हैं, है ना, या अर्बन सेक्टर में रहने वाले जो होमलेस लोग हैं, they are far more disadvantaged in many aspects. अभी आप बोलने को तो बोल सकते हो कि we are giving reservations and everything to them, but they are the entire community is disadvantaged. अब why we are talking in this sense is like कि अगर एक एक इकोनॉमिकली अच्छे ग्रुप में, है ना, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारे लोग अच्छे हैं और उसमें कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो उनको ट्रैक पे लाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना इज इजी. बट व्हेन द इंटायर कम्युनिटी इज मार्जिनलाइज्ड, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाना इज वेरी डिफिकल्ट. so bringing few people of the community into मतलब मेन स्ट्रीम और इकोनॉमिक उसमें एडवांटेज पावर करना आसान है. तो जैसे मतलब आप अगर एक कॉलोनी में जाते हो, वहाँ पे एक बहुत पुअर मतलब एक्सट्रीमली पुअर मतलब कम्युनिटी है, दो चार लोग हैं, तो उनके लिए मेन स्ट्रीम में लाना फिर भी आसान होगा. बट एक ऐसी गांव में जाते हो जहाँ पे इंटायर विलेज इज अंडर extreme poverty, so to bring all of them into one under the mainstream umbrella, तो वो बहुत difficult होता है. So that's why we have categorized that कि इंडिया में एक ये भी प्रॉब्लम है कि there are disadvantaged people है, but they are concentrated, and concentrated group पे impact डालना थोड़ा difficult होता है. So इसमें एक ये भी है कि historical perspective से ये भी है, social perspective से है कि एक बार जैसे मान लो कि once a person is poor, है ना, so it's not only poverty which comes to him. कई सारी चीज़ों में बैरियर्स और एक्सक्लूजन भी आ जाता है उनके लाइफ में. आई हैव सीन पीपल, मतलब मैंने एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स को ये बोलते देखा है कि उनके मेड का जैसे लाइक दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तुम लोगों को पता ही होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का है कि गवर्नमेंट इज मतलब प्राइवेट स्कूल्स में इन दिल्ली देयर फ्यू सीट्स विल बी फ्रॉम बीपीएल और पुअर मतलब लो इनकम ग्रुप के लोगों के लिए भी होगा, और उसका वो लकी ड्रॉ निकलता है एंड दे गेट एडमिशन. तो मैंने देखा कि एक प्रोफेसर से उनकी मेड, प्रोफेसर एंड मेड दोनों की लड़की जो है, they got admission in the same class, same school, and the professor was very irritated, and his way of thinking is कि maid की लड़की में some kind of genetic disorders so that she cannot study at all, वो पढ़ ही नहीं सकती है. So which is very poor mindset, है ना.
So this kind of exclusion, which comes with poverty. तो अब ऐसा नहीं है कि मतलब केवल deprivedness is coming to you. It comes in exclusion of lot many facilities that other people are getting in many sense. जैसे अगर तुम ये भी देखोगे कि कई लोग जो है वो कराते हैं, भंडारा कराते हैं, मतलब आई एम टॉकिंग ऑन वेरी कॉमन सेंसिकल ऑब्जर्वेशन, सेंसिकल ऑब्जर्वेशन दैट कई लोगों को देखा होगा तुमने, भंडारा कराते हैं एंड वेयर दे पुट द भंडारा, और कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अंडर द मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे not many poor people are living. They go and distribute the food to the people who are already well settled, and they can earn and cook and buy food by themselves. So आजकल भंडारे का पर्पस ये नहीं है गरीबों को खिलाना, आजकल भंडारा जो है वो अपनी कम्युनिटी के लोगों को भोज देना हो गया है. So मतलब and even I have seen कि अगर बहुत गरीब या फिर नॉट लो ये अच्छा दिखने वाला कोई नहीं है तो उसको भगा भी देते हैं वहां से. So this kind of exclusion, और ये बहुत एक छोटी सी बात थी, बट एन नंबर ऑफ अदर टाइप ऑफ एक्सक्लूजन एंड भी उनको फेस करना पड़ता है, विच क्रिएट्स बैरियर, जो कि एक पुअर और एक पुअर कम्युनिटी का बंदा जो है वो कभी ब्रेक नहीं कर पाता. सो दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो वन ऑफ द रीजन दैट जोग्राफिकल भी होता है सर कुछ. हाँ, जोग्राफिकल भी है, एन नंबर ऑफ, जैसे इवन ऑफिस है, तो जैसे तुम देखोगे कि जैसे एक एक ऑफिसर का ऑफिस है, उसमें कोई बंदा जो है वो लेस पुअर या थोड़ी बहुत भी अर्निंग है या थोड़ी बहुत भी एजुकेटेड है, ही कैन गो एंड टॉक, है ना, वो फिर भी बात कर सकता है. बट एक्सट्रीम पुअर जिनके पास पढ़ाई भी नहीं है ना, और कोई किसी तरह की एम्पावरमेंट नहीं है, they cannot even think of going into that office, so they cannot demand anything. There is a big barrier of status or a number of other things which comes in between. So they face lots of exclusion, not because of caste or any kind of distinction, but just because of poverty. So उसके बाद जो institutions हैं, and this could be government and private, everything, everyone, all these institutions are not working in interest of poor. उनके ज़्यादातर जो policies और ज़्यादातर जो प्रोडक्ट या फिर इनोवेशन जो भी निकलता है, they always caters the मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और हायर क्लास पीपल का. तुम लोग ऐसे भी सोचो कि जैसे इवन तुमने देखा होगा कि लॉट मेनी पीपल आर कमिंग विथ मतलब आर कमिंग विथ लॉट्स ऑफ सोशल वर्क, तो उनका भी सोशल वर्क जो होता है वो बहुत पुअर को कैटर नहीं करता है. एवरी टाइम व्हाट दे कैटर इज पीपल हु आर स्टिल अर्निंग, है ना, वो इतना कमा रहे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके. जैसे इवन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, सो व्हाट वी डू इज, कई बार हम क्या करते हैं कि रिक्शा वालों के लिए हमने माइक्रो फाइनेंस की कंपनी खोल दी. अब है तो आप सोशल वर्कर, यू हैव ब्रॉट समथिंग व्हिच इज गुड फॉर द पीपल, बट स्टिल दैट इज नॉट कैटरिंग द इंटायर, मतलब वो एकदम पुअर सोसाइटी को कैटर नहीं कर रहा है. इट्स नॉट ऑलवेज अगेंस्ट, but many of the time we don't try to cater the need of the poor. तो इंस्टीट्यूशंस के रेजिलियंस, मतलब रेजिलियंस नहीं बोलोगे उसको, रेजिस्टेंस जो है अगेंस्ट दैट, मतलब वर्किंग फॉर पुअर कम्युनिटी इज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट पॉवर्टी जो है कंटिन्यूड है और सस्टेन करता है. सो नेक्स्ट ये है कि जो डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं थ्रू गवर्नमेंट, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे, they have failed to reach or benefit the poor. इसका तुम ऐसे भी कई चीज़ें समझ सकते हो कि जैसे अगर हम देखें मनरेगा पे ही बात करें, तो देयर आर, मतलब जो करप्शन है या फिर जो इनका इम्प्लीमेंटेशन का प्रैक्टिस है, दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव. इनफैक्ट जो कई सारे हम सब्सिडीज देते हैं, कई सारे स्कीम्स लेकर आते हैं, दे डोंट रीच टू द पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, quality of efforts ki, I'm just talking ki any efforts that government is taking is not reaching to the people, poor people, or they are not benefiting the poor people. So इसके ऐसा ही रीजन नहीं है कि इनका एफर्ट्स नहीं पहुंच पा रहा है या गवर्नमेंट का ही फेलियर है. इवन तुम देखोगे कि जो अगर आप कोई स्कीम लेके आते हो और गवर्नमेंट है और यहाँ पे पुअर पीपल्स आर देयर, मतलब नॉट, मतलब एक सेगमेंट ऑफ पीपल है, सो
ये जो पहुंचने के लिए एक बीच में इंटरवेंशन चाहिए, मतलब विच इज ईदर गुड गवर्नेंस के सेंस में हो, और एक इन बिटवीन इंटरमीडिएटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी नीड हो जाती है। तो इस दोनों के फेलियर पे बात हो रही है कि एनी डेवलपमेंट एफर्ट जो है इज नॉट रीचिंग टू द पीपल और बेनिफिटिंग टू द पीपल इन अ वे। सो ये ऐसे कई सारे रीजंस जो आप देखोगे जो बताए जाते हैं, जनरली इस पे डिस्कस किया जाता है, जनरली इस पे बात होती है कि हाउ दे हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेन स्ट्रीम, है ना, क्यों उनको, मतलब, और ऊपर से क्या होता है कि जितना डिले होता जाता है, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सोसाइटी है जो आज होमलेस हुई है, तो उसको बहुत जल्दी उस पूरे सोसाइटी को, उस पूरे कम्युनिटी को अगर आप जल्दी वापस ट्रैक पे लाओगे तो वो फिर भी आ सकते हैं। जितना आप डिले करोगे 10 साल, 20 साल, 15 साल, फिर वो चेंज वापस चेंज करना इज विल बी टफर। तुमको पता है कि एनी चेंज, मतलब चेंज के लिए रेजिस्टेंस होता ही है। तो अगर अगर कोई पूरी पूरी गांव या पूरा सोसाइटी या पूरा एक फैमिली या कोई भी, मतलब एक छोटे यूनिट से लेके बड़े यूनिट पे बात करें, तो अगर ये जस्ट मार्जिनलाइज्ड हुई है तो इनको वापस लाना फिर भी आसान होता है मेन स्ट्रीम में। बट अगर कंसिस्टेंटली दे हैव बीन मार्जिनलाइज्ड फॉर ईयर्स, तो उनको फिर वापस ले जाना बहुत टफ होता है। and that kind of resistance we also feel even people do not know how what is good for them। तो इस पे कई सारी बातें होती हैं, इंस्टीट्यूशन के एफर्ट पे, डेवलपमेंट एफर्ट्स पे, एक्सक्लूजन पे, कास्टिज्म पे, एजुकेशन की कमी पे, है ना, एम्पावरमेंट की कमी पे, हेल्थ पे, हर तरह की बातें होती हैं। बट व्हाट आई हैव थॉट और व्हाट आई एम प्रपोजिंग यू कि हम लोगों को कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स पे भी डिस्कस करना चाहिए which has been impacting or pushing the poverty to grow further, और वो बढ़ाते ही जाते हैं, और मतलब उनका रोल इन मेकिंग पीपल पुअर इज वेरी हाई। तो जैसे अगर अगर आप बात करोगे, विल टॉक अबाउट न्यू एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट। ये न्यू जो है बेसिकली नॉट न्यू ऑफ बीजेपी और कांग्रेस, इट्स न्यू ऑफ ओल्डर वर्सेस एंशिएंट वर्सेस न्यू। तो अगर आप ध्यान दोगे कि पहले जो हमारे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम थी, दैट वाज नॉट डिग्री और क्लास बेस्ड, है ना, वो आपका बेसिकली स्टोरीज की वजह से या फिर फैमिली टू फैमिली, एल्डर टू जूनियर ट्रांसफर होती थी थ्रू प्रैक्टिस, थ्रू स्टोरीज, थ्रू मुहावरेज और कई सारे फ्रेजेस, आइडियम्स, और इस तरह से ट्रांसफर होती थी। तो ये मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ जिसको हम फंक्शनल लिटरेसी बोल सकते हैं, कि पीपल वेयर अवेयर हाउ टू लिव, है ना। फंक्शनल लिटरेसी का मतलब क्या हुआ कि एक किसान को पता है कि बारिश कब होती है, हवा कैसे चलता है, कौन सी तरह के बीज ज़्यादा काम करते हैं। एक हाउसवाइफ को ये पता है कि व्हाट फूड इज़ हेल्दी फूड, है ना, कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, किनका कॉम्बिनेशन नहीं सही होता है ना। एक एक छोटे बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हाउ फैमिली हैज़ बीन इवॉल्व्ड, हाउ कल्चरल एथिक्स इज देयर टू बी फॉलोड। ये सारी चीजें जो होती थी वो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में, देयर वाज नॉट एन एजुकेशन सिस्टम बट अ प्रैक्टिस बेस्ड एजुकेशन, जिसमें एवरीबॉडी यूज्ड टू लर्न the functional literacy very easily by living in the society only। आई रिमेम्बर और एल्डर, जैसे हमारे नानी या नाना जी और भी लोग जो थे, उनकी एजुकेशनल डिग्री जो होती थी वो कम होती थी, बट देयर फंक्शनल लिटरेसी वाज वेरी हाई। दे यूज्ड टू नो एवरीथिंग अबाउट देम सेल्फ और अबाउट द इवन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर या फिर व्हाटसोएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, उसकी वो इंफॉर्मेशन रखते थे। सो फंक्शनल लिटरेसी वाज द थिंग कि उस समय लोगों को इम्पावर्ड रखती थी, है ना। जंगल में रहते हैं तो कैसे रहते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, मतलब कल्चर या ज्योग्राफिकल या फिर किसी भी तरह से एक्मेंटलाइज होना है या चेंज करना है ना, मूवमेंट से पे क्या ध्यान रखना है, बीमारियों पे क्या करना है, हर चीज लोगों को पता होता था।
so living at that time was easy for them कि उनको एजुकेशन की वो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना. बट न्यू एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश के कारण आया, है ना, इट वाज नॉट फ्लॉड बाय देयर चॉइस और बाय देयर स्ट्रेटजी. ये क्या सिंक नहीं बन पाया हमारा, है ना. ऑल्दो द न्यू एजुकेशन सिस्टम हैज गिवन अ लॉट ऑफ एडवांटेज टू अस. तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इंडिया वाइड जो लीडरशिप एस्टैब्लिश हुई अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब जो भी लीडर्स बने, they were on the same page just because of new education system, क्योंकि everybody was learning from the same source. तो राष्ट्र के बारे में, ह्यूमैनिटीज के बारे में सबने एक जगह से पढ़ा, तो they had a common agenda for themselves. But अगर हम पॉवर्टी के सेंस में बात करें तो नई एजुकेशन सिस्टम जो है, अब नाउ व्हाट हैपेंड, एनी चाइल्ड हु इज एट होम, आप घर की चीजों को कम सीखते हो, और व्हाट यू डू इज यू टेक स्ट्रेस फॉर लर्निंग ऑल द थिंग्स दैट यू हैपेंड इन डिफरेंट क्लास. फर्स्ट से लेकर 10 तक की क्लास में जो पढ़ाया जाता है उस पर, और मैक्सिमम फोकस और मोस्ट ऑफ द फोकस दैट यू have is to getting good marks and being graduate or post graduate and getting job out of it. बट हुआ क्या कि आपने एक सब्जेक्ट की नॉलेज ले ली, आप ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, बट आपको फंक्शनल लिटरेसी आपकी कम होती चली गई. नाउ वी डोंट नो कि व्हाट फूड विल मेक अस हेल्दी, और किस तरह की बीमारी में हमें कौन सी फूड चाहिए, एंड वी हैव स्टार्टेड ट्रस्टिंग ओवर एलोपैथी एंड समवन एल्स एक्सपर्टीज फॉर एवरीथिंग. सो अगर ये तो हुआ तो फिर भी तब भी ठीक था ये एजुकेशन सिस्टम, बट अगर एजुकेशन सिस्टम में फिर फ्लॉ आया, so quality इसकी डिक्रीज हुई. सो नाउ our graduates, our 80% graduates, और आप समझो कि almost 90% of educated person that we think, they are neither knowledgeable in term of new education policy, not in term of functional literacy, nor in term of functional literacy too. तो बेसिकली क्या हुआ कि we miss both of the word. हम नई चीजें भी नहीं सीख पाए, हम इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, इंग्लिश में पढ़ने के बावजूद हम अपने सब्जेक्ट को नहीं समझ पाते. हिस्ट्री ऑनर्स करने वाला हिस्ट्री नहीं समझता, है ना. बिजनेस एजुकेशन करने वाला बिजनेस एजुकेशन को नहीं समझता. सो व्हाट वी परस्यूड, वहां तो हम एम्प्लॉयबल हो नहीं पाए, एंड व्हाट वी कुड हैव डन बाय अंडरस्टैंडिंग फंक्शनली, दैट वी डिडंट डू एट ऑल. तो क्योंकि उसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं थी, उसका कोई पहचान नहीं था, तो वी मिस्ड बोथ ऑफ द एजुकेशन दैट वी कुड हैव गेट. तो ये जो है, ये भी जो है, मुझे लगता है कि इट हैज बिकम अ वेरी बिग रीजन टू मेक पीपल प्योर, है ना. इट हैज स्टार्टेड ब्रिंगिंग लॉट मेनी पीपल अंडर द मतलब पॉवर्टी का जो अम्ब्रेला है उसके अंदर लेके आ जाते हैं. पहले जॉबलेस, पहले इसमें मतलब ये कैसे होता होगा, तुम सोचो. पहले एक पूरी कम्युनिटी जो है वो पढ़ाई करना कम कर दी, तो फिर उसके कारण उसकी पूरी फैमिली में फिर वो एजुकेशन का पर्पस नहीं समझ में आया या इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आया, एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड लूजिंग देयर लाइवलीहुड्स, है ना, एंड दे कुड नॉट क्रिएट अनदर लाइवलीहुड सिस्टम फॉर देमसेल्फ. तो फिर धीरे धीरे वो पॉपुलेशन बढ़ती चली गई. तो एक इल ग्रेजुएट और इल लिटरेट आदमी जो है, इट कैन क्रिएट अ स्ट्रीम, मतलब फाउंटेन ऑफ अदर पीपल हु आर बेसिकली मतलब लिविंग अंडर पॉवर्टी. So you can just visualize this. If you follow any particular family which is living under the poverty line, आप उसके थोड़ा सा historical study करोगे उनके ancestors का, तो you'll find कि at some point of time they were good and now they have become this, just because कि उनके उसके बाद की generation, जो यहाँ से अच्छे के बाद वाली generation थी, they could not carry the knowledge of functional living or functional literacy, or neither they could have studied with accordance to new education policy. ठीक है, तुम लोग को आवाज आ रही है मेरी? Yes sir. मैं अकेला तो नहीं हूँ ना? नहीं, हम सब आपके साथ हैं. हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ, समझ में भी आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Yes sir. So have you thought this point before? कभी इसके बारे में सोचा है? सर ये नहीं सोचा था कि कभी एजुकेशन पे मतलब ऐसे इफेक्ट कर सकती है एडवर्सली. मैं बताता हूँ, मैं ऐसा होता है. जैसे मैंने तो ये कई बार विजुलाइज किया है कि जैसे मान लो कि अगर हम अपने ही
दूर दूर के रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करे, जैसे मान लो कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके भाई बहन हैं एंड उनके चचेरे भाई बहन हैं, तो इफ आई कैन एंड मैप द इंटायर जनरेशन ऑफ माइन की जो जितने भी रिलेटिव्स फैमिली हैं उन सबको अगर मैप करूं तो आई विल फाइंड कि 20% ऑफ माय इंटायर जनरेशन, मतलब जो फैमिली का लीनियज है, दे आर लिविंग एटलीस्ट, मतलब चलो ठीक है, ये ऐसी लाइफ जी रहे हैं जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में बोला जा सकता है, बट लॉट मेनी पीपल आर लिविंग इन मतलब लोअर मिडिल क्लास स्केल और इवन इन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ऐसा क्यों? अगर आप ट्रेस करने जाओगे तो you'll find कि some time ago, है ना, ये few generation ago they have lost the entire learning system, वो नया और पुराना दोनों को ही मिस कर गए, so they could not make their life better। और तुम्हें एक बात हम सीधी सीधी बता देते हैं, मतलब जो अभी what I have realized, any person in this world who knows how to live, मतलब अगर आपको पता है somebody's background is, एक मिनट, अगर किसी भी आदमी को, जैसे एक एग्जांपल तुमको मैं बताता हूँ, आप किसी छोटे बच्चे को जो कि एक्सट्रीमली पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करता है, आप किसी छोटे बच्चे को 1 साल 2 साल के लिए ट्रेनिंग दो एंड जस्ट टेल हिम कि व्हाट इज गुड फॉर हिम, मतलब उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसकी एजुकेशन थोड़ी सी दो और हर चीज दे के उसको छोड़ दो, डू नॉट गिव हिम एनी रिसोर्स। You will find कि within years or within few days he will make start earning money or whatever he can do, he can strategize for his welfare। तो अगर आपको पता होता है, आपको वो एजुकेशनल फंक्शनल लिटरेसी आप में होती है, आप उसको स्किल सिखा दो, आप उसको ये बताओ कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, आप उसको ये बताओ कि हेल्दी लिविंग क्या है, या ऐसा एक स्टैंडर्डाइज्ड लिविंग स्टैंडर्ड कैसे डेवलप करते हैं, ये सब चीज अगर पता रहे तो ही विल मतलब मेक एफर्ट्स फॉर दिस। मतलब जब आपको पता है कि ये हमें अचीव करना है, जैसे व्हाई डू यू गाइस आर लर्निंग अ लॉट और ट्राइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम, बिकॉज आपको पता है कि वो एग्जाम के बाद एक जो कोर्स मिलेगा आपको, वो प्रोफेशनली एक्सेल कराएगा, बट लॉट मेनी ग्रेजुएट्स आर नॉट डूइंग इट दैट यू आर डूइंग। अगर तुम दिल्ली में रहते हो, अगर तुम कंट्री साइड के कॉलेजेस में जाओ, बिहार यूपी के कॉलेजेस में जाओ, तो वहाँ के ग्रेजुएट्स आर नॉट इवन अवेयर अबाउट व्हाट दे कैन डू आफ्टर देयर ग्रेजुएशन और किस तरह की चीजें उनके लाइफ में हो सकती है। तो उनके लिए सर्वाइवल जो है वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो जाता है रहने का, एंड दैट सर्वाइवल का क्राइटेरिया जो है धीरे धीरे उनको वो मेन स्ट्रीम से दूर करता जाता है ना। जब आप डेली अर्निंग के बारे में सोचने लगते हो, फिर आपको लगता है कि किसी भी तरह से फैमिली चलने लगे या आपका पेट भरने लगे, तो यू हैव स्टार्टेड, मतलब यू हैव फॉरगोन द इन्वेस्टमेंट ऑफ एजुकेशन और फॉरगोन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, सब चीज आप इग्नोर करते चले गए, तो धीरे धीरे वो आपका जो वो शिफ्ट होने लगता है वो मतलब नॉन मेन स्ट्रीम एरिया में। सो कभी इस पे तुम रियलाइज करना, एंड व्हाई दिस यू हैव नॉट बीन रियलाइज्ड एवर, क्योंकि ये है ही फ्यू, मतलब बहुत ही लेस डिस्कस्ड रीजंस जिस पे हम कभी बात नहीं करते, जिस पे हम कभी सोचते नहीं है। सो अच्छा, तुम ये भी सोच सकते हो कि व्हाई वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड स्किल्स टू द पीपल, क्योंकि आप उसको फंक्शनल लिटरेसी देना चाहते हो। आज कोई गरीब है तो आप ये नहीं बोलते कि तुम पढ़ के बीए कर लो, आप ये बोलते हो सिलाई सीख जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? सो जब आप फंक्शनल लिटरेसी आने लगेगी लोगों में, बचपन से आने लगेगी, तो विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स हिज वेलफेयर, तो धीरे धीरे वो सब ठीक होने लगता है। तो ये जो न्यू एजुकेशन सिस्टम है विच मतलब could not be implemented in a qualitative manner in entire India, so we kind of missed both, है ना। हम अपनी एंशिएंट नॉलेज भी मिस कर दिए और हम अपना मतलब न्यू एजुकेशन सिस्टम से के फ्रूट्स भी नहीं ले पाए। एंड यू मस्ट हैव रियलाइज सीन लॉट मेनी रिपोर्ट्स व्हिच सेज कि एंशिएंट इंडिया में या मेडिवल इंडिया में और या इवन 2-3 जनरेशन पहले जो चीज हम करते थे which was far better than what we are practicing these days। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप ये जो है, इस पे ऑल्दो वी डिस्कस अ लॉट, बट इस पे अलग तरीके से डिस्कस करना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको पता है कि और इकोनॉमी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और हाँ टर्सरी।
सो व्हाट वी नो इज कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर्स पे का आउटपुट भी है और लॉट मेनी पीपल आर बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर and in recent years we have started developing the tertiary sector a lot, but what happened, lot many people who were मतलब जो प्राइमरी सेक्टर जो स्ट्रेस्ड हो चुका है, यहाँ से लोगों को मूव करना है, so they can't jump from primary to tertiary directly, है ना, तो वो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, मतलब they are at primary sector, they cannot go to secondary sector because ये secondary जो secondary sector of economy है is not flourished enough to accept people or manpower in it. तो होता क्या है कि आप ये जंप डायरेक्ट नहीं मिल पाता लोगों को एंड पीपल गेट स्टक हियर, और यहाँ पे वहाँ पे पॉवर्टी का स्टार्ट, मतलब पॉवर्टी के काउंटिंग, मतलब दे मतलब तुमने देखा होगा अभी मजदूरों की समस्या भी देखी होगी कि लॉट मेनी पीपल फ्रॉम बिहार एंड यूपी हैव कम टू गुजरात और डिफरेंट स्टेट्स टू अर्न लाइवलीहुड देयर, तो फैक्ट्री में काम करने ही आए थे। अब मान लो अगर वो वापस चले जाते हैं, है ना, रिवर्स माइग्रेशन होता है, तो एट देयर प्लेस जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो लिमिटेड है, नॉट ऑल द पीपल विल गेट एक्सेप्टेड फॉर द, मतलब कि वहाँ पे काम करें, या फिर वो दे शुड टेक द पार्ट ऑफ व्हाट अदर पीपल वर हैविंग अर्लियर, तो वो रिसोर्स को स्प्लिट नहीं करेंगे, एंड सिंस वी डू नॉट हैव फैक्ट्रीज इन आवर स्टेट, है ना, तो उनको वहाँ पे भी काम नहीं मिलेगा, एंड दीज पीपल हु आर स्टिल अंडर लेबर कैटेगरी और उनकी नॉलेज और उनका स्किल का डोमेन सिर्फ वहीं पे है, नॉन स्किल्ड लेबर होने में या फिर उसमें, तो वो सर्विस सेक्टर में नहीं जा पाएंगे। यू कैन नॉट ट्रस्ट, मतलब यू कैन नॉट मेक अ इंडस्ट्री आउट ऑफ दोज पीपल, सर्विस इंडस्ट्री आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो सेकेंडरी इकोनॉमी का मिनिमल ग्रोथ जो है इज वन ऑफ द प्रीमियम रीजन जिसके कारण हम लोग, मतलब हमारी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुम अगर थोड़ा रिसर्च करोगे तो ऐसा नहीं है कि जो कास्टिज्म टाइप की प्रॉब्लम या फिर रेसिज्म टाइप की प्रॉब्लम और भी कंट्रीज में थे, बट वो रीजंस जो है वहाँ पे पॉवर्टी को नहीं बढ़ाए, बिकॉज दोज कंट्री वेर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स देयर सेकेंडरी इकोनॉमी। तो जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ा कास्टिज्म का या फिर एक्सक्लूजन का या फिर मतलब सोशल जो इनजस्टिस का जो रिजल्ट हमारे ऊपर पड़ा वो और कंट्रीज के ऊपर नहीं पड़ा, दे वर स्टिल हैविंग दैट। जैसे अगर हम बोलें कि पैट्रियार्की, तो ये ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पैट्रियार्की है, या हम बोले कि रेसिज्म, एनी टाइप ऑफ रेसिज्म और कास्टिज्म, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में है, ऑल अदर कंट्रीज वे आर आल्सो हैविंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट उसका इम्पैक्ट जो है, उसका रिजल्ट पॉवर्टी में कन्वर्ट हुआ ऐसा जरूरी नहीं है। एंड वन ऑफ द रीजन कि ऐसा नहीं हुआ इज लाइक कि देयर सेकेंडरी इकोनॉमीज का ग्रोथ जो था वो बहुत हाई था, तो उसमें दे गॉट, मतलब वो सारी प्रॉब्लम्स अलग से जो सोशल इम्पैक्ट डाल सकती थी या इफेक्ट डाल सकती थी वो डाली, बट उनका इकोनॉमिक में पॉवर्टी एग्रीवेशन का इम्पैक्ट नहीं था, पॉवर्टी को बढ़ाने में उनका इम्पैक्ट नहीं रहा। सो लेट्स गो फॉर अदर रीजंस। डिमिनिशिंग कॉमन नॉलेज, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि लेट्स से एवरी इंडिविजुअल, है ना, who is in any group, जैसे मान लो कि एक गांव में एक कम्युनिटी है, पूरी कम्युनिटी है, तो एक कम्युनिटी का नॉलेज होता है, एक इंडिविजुअल की नॉलेज होती है, एक कम्युनिटी की नॉलेज होती है। इंडिविजुअल की नॉलेज लाइक एक पर्सन को क्या क्या पता है, और कम्युनिटी की नॉलेज होती है जो हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग या कम्युनिटी लर्निंग की बात करते हैं। तो सिमिलरली एक इंडिविजुअल का कॉमन सेंस होता है और एक कम्युनिटी की कॉमन सेंस होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि तुमने देखा होगा कि कहीं पे क्राउड जो है वो गुस्सा करती है तो बसों में आग लगाती है, और कहीं पे क्राउड अगर गुस्सा करती है तो कैंडल लेके खड़े होते हैं टू प्रोटेस्ट। सो ये क्राउड की जो साइकोलॉजी है या क्राउड का जो कॉमन नॉलेज है, ये हमारे यहाँ कम होता चला गया धीरे धीरे। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मतलब दिल्ली और मुंबई और ऐसी जगहों पे नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग पॉवर्टी। तो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोस सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो गरीब हैं, तो उनका जो कॉमन नॉलेज है जो उनकी सोसाइटी के, वो कम होते चले गए। तो तुमने देखा होगा अभी रिसेंटली कि कोरोना के टाइम में भी
कि जो जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वहाँ पे अफवाह भी बहुत जल्दी फैलती है, वहाँ पे लोग किसी भी बात को यकीन कर लेते हैं। तुमने वो भी न्यूज़ सुना होगा कि कहीं पेड़ से पानी गिर रहा था तो लॉट मेनी ऑफ विलेजर्स वेंट टू दैट प्लेस और वहाँ से वो पानी पीने की कोशिश करते थे कि somebody said कि उसमें कोरोना की दवाई है। तो बेसिकली ये पूरी कम्युनिटी का फेलियर है कि वो कम्युनिटी के पास कॉमन नॉलेज नहीं है। तो पहले पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था कि अगर तुम देखोगे कि पहले अगर कोई गांव या सोसाइटी है तो उसमें एजुकेशन से अलग एक पूरी सोसाइटी की अपनी कॉमन सेंस है ना, कॉमन नॉलेज है। बट वो कॉमन नॉलेज जो है वो डिमिनिश होती चली गई है रिसेंट टाइम्स में। तो जब पूरी सोसाइटी विल हैव लेस कॉमन नॉलेज तो वो आप अपनी ग्रोथ पे वो बात नहीं कर पाएंगे या फिर उस पर कॉमन एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो पॉवर्टी को बहुत एग्रीवेट करता है। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो बेसिकली अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इज नॉट रीचिंग टू पीपल। माय आइडिया इज गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है इज नॉट डीलिंग विथ रियल प्रॉब्लम्स और रियल रीजंस, है ना। और उसमें अगर वो डील करने की कोशिश कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट इनोवेटिव। तो इनोवेशन जो है वी सीक इनोवेशन फ्रॉम, मतलब हम चाहते हैं कि इंजीनियर इनोवेशन करें, हम चाहते हैं कि नॉर्मल पब्लिक अपने काम में इनोवेशन करे, बट वी डोंट एक्सपेक्ट इनोवेशन फ्रॉम पॉलिसीज मेकर। कभी तुमने ऐसे सुना है कि इनोवेटिव पॉलिसी मेकर्स या इनोवेटिव पॉलिसी डिसीजंस, है ना, इस पे हम कभी जोर नहीं देते। सो वी नीड टू थिंक बियॉन्ड व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, क्योंकि जब जब पुरानी पॉलिसीज या पुराने तरीके काम नहीं करते हैं तो आपको नए एस्पेक्ट्स में सोचना पड़ता है, नए तरीके से सोचना पड़ता है। तो वी नीड टू ब्रिंग मतलब एक ड्राइव हमें लाना पड़ेगा जिसमें पॉलिसी मेकर्स should be trained for bringing innovative policies rather than bringing a policy which is under the compliance of constitution only, है ना। हमेशा ये सोचते हैं कि ये तरीका है और इस तरीके से हमें काम करना है। तो हम कई बार जब पॉलिसी बनाते भी हैं तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस में रखने के लिए या फिर अंडर द एक्सेप्टेंस ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट बिगर पावर्स को एक्सेप्टेंस में रखने के लिए we don't intend to change in their process or activities or their objectives। तो innovative policies की कमी है। and जैसे अगर तुम्हें छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए जाए, जैसे अभी तुम आज भी सुने होंगे नरेंद्र मोदी की बात की लोकलाइज, है ना, इंडिपेंडेंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब लोकलाइज सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जैसे देयर कुड बी न्यूमरस पॉलिसीज व्हिच कैन ब्रिंग और which can bring change in people, और small contribution को अगर हम consider करें तो all those small contribution will make a big impact। तो जैसे एक सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल बताते हैं कि जैसे इवन इन दिल्ली जैसे टाउन में टैक्सी के नाम पे हमारे पास उबर होता है, ओला है ना, और ऑटोज है। बट तुम कभी ऐसे किसी टूरिज्म वाले प्लेस पे जाओगे या फिर कई सारे ऐसे सिटीज में जाओगे, इवन बाहर की सिटीज में भी देखोगे तो देयर आर पायलट्स की तरह एक होता है एक सिस्टम। जैसे मतलब देयर विल बी प्लेस जहाँ पे स्कूटर्स के साथ लोग होते हैं एंड दे विल बी कॉल्ड पायलट्स। तो आप अगर जाते हो उसके पास और कोई लोकेशन बताओगे तो ही विल टेक सम मनी और आपको वहाँ पे छोड़ देगा एंड देयर विल बी अदर पायलट स्टेशंस। सो अगर आप एक छोटा सा ये भी लॉन्च कर देते हो, मतलब गवर्नमेंट अगर ये कर देती है एंड इट शुड नॉट बी ड्रिवन बाय उबर और ओला और एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इफ गवर्नमेंट कैन ब्रिंग दिस काइंड ऑफ पॉलिसीज तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली जैसे शहर में कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो सकता है थ्रू दिस स्मॉल पॉलिसी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉलिसी विच वी कैन सजेस्ट, और ऐसे कई छोटे छोटे इनोवेशंस अगर हम ले आए तो इनका इंटरवेंशन लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा होगा। इट कैन ब्रिंग अ रेडिकल चेंज, है ना, कम्युलेटिवली। फिर कुछ ऐसे भी रीजंस हैं जिसपे मतलब हम लोग क्विक एक्ट तो नहीं कर सकते बट स्टिल देयर आई थिंक, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है, इससे प्रॉब्लम नहीं लगता हमें, बट द अमाउंट ऑफ पावर दैट स्टेट हैज हियर,
है ना, दिस ब्रिंग वो एक बैरियर क्रिएट करता है। जैसे मान लो कि एक गवर्नमेंट जो है नेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी लेके आ सकती है, बट दे कैन ओनली ब्रिंग पॉलिसीज अंडर द डोमेन फॉर विच दे आर असाइंड। तुमने पता होगा कि जैसे एक सेंटर लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट होता है। तो स्टेट मतलब इंडिया में स्टेट्स के पास बहुत पावर दिए गए थे। अब तुम इस पे काउंटर भी कर सकते हो, आई नो, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट्स माय पर्सपेक्टिव, है ना। तुम उसको चेक कर सकते हो और यू कैन काउंटर इट आल्सो। बट मेरा ये कहना ये है कि जैसे अभी तुमने सुना होगा कि जीएसटी लगाया गया, नाउ स्टेट विल नॉट टेक एनी टैक्स ऑन एनी प्रोडक्ट। तो आखिर ये किया ही क्यों गया बताओ? अगर अगर स्टेट के पास पहले पावर था एंड यू आर एक्सेप्टिंग कि हाँ सेंटर स्टेट का पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए कि दे कैन क्रिएट देयर रेवेन्यू एंड स्पेंड देयर रेवेन्यू ऑन देयर डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई हम अपने एरिया के इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे हम टैक्स लगाएं और जो अर्निंग हो हम अपने एरिया के डेवलपमेंट पे काम करें। सो इफ इट वाज अ गुड provision, then why government had changed to GST? Why we have removed the octroi system or state tax system for many products? क्यों? क्योंकि उसमें फ्लॉ था, है ना। अगर आप डिफरेंट टैक्सेशन लगा दोगे, स्टेट्स को पावरफुल कर दोगे, तो कई सारी इंडस्ट्री, कई सारी जो फ्लो है जो जो इंटायर इंडिया में मूवमेंट की तरह होनी चाहिए थी, दैट विल बी ब्लॉक्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टेट अगर वो बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है तो। जैसे मान लो कि इवन मतलब यू कैन थिंक इन अ वे, जैसे आईटी का इवोल्यूशन हुआ इंडिया में, आईटी इंडस्ट्री की राइज हुई। सो व्हाई ओनली आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड फ्यू स्टेट्स कुड took all the advantage of IT growth, because other states were not so focused about these kind of growth। तो उनकी उनकी अपनी पावर डोमेन, पावर 30 में इन्होंने इस बारे में सोचा नहीं, उसको डेवलप करने की कोशिश नहीं की। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, द मोर पावर टू स्टेट, है ना, ये ऐसे तो ठीक लगता है देखने में, बट आई थॉट, आई बिलीव दैट मोर पावर टू स्टेट मतलब लेस accountability of central government for the economic development in very local areas पे। तो वो फिर मतलब उसको ऐसे बोलेंगे कि सबका कंबाइंड एफर्ट नहीं लग पाता। तो हम फोकल होने पे, डिस्ट्रीब्यूटेड होने पे, इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी वो नहीं मिल पाता, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट या रेडिकल चेंज पे हम सब मिलकर एक साथ काम नहीं कर पाते। तो हर स्टेट के अपने अपनी पॉलिसीज बन जाती है एंड इट ब्रिंग्स बैरियर टू द मेनी चेंज व्हिच कुड हैपन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जो ट्रांसफर हो सकता था। फिर ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और पॉइंट है कि एक तो इंडिया में ऐसे भी जॉब क्रिएटर्स की कमी है, और दूसरा दोज हु वांट्स टू ट्राई इट आउट, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बहुत लेस है इंडिया में। तुमने देखा होगा कि रिसेंट टाइम्स में वी हैव मेड सम पॉलिसी चेंज, गवर्नमेंट ने किया है जिससे कि हमारा रैंक राइज किया है, बट स्टिल वी फेसेस या वी एज एन एंटरप्रेन्योर और इंडियन पीपल एज एन एंटरप्रेन्योर फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। तो उनकी एक चाहे आप उनके टैक्सेशन की बात करो या फिर रजिस्ट्रेशन की बात करो या गेटिंग परमिशंस की बात करो, एंड वो भी तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं, लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे, लोकल अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड यू मस्ट हैव हर्ड, मतलब कि ऐसा देखा होगा कि जैसे इंडिया में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए ही, मतलब दिल्ली में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 25 लाइसेंस इन डिफरेंट डोमेन, चाहे वो फूड सेफ्टी को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर हो, या प्लेस को लेकर हो, एन नंबर ऑफ अदर लाइसेंस यू नीड टू हैव टू रन अ कंप्लीट और लेजिटिमेट रेस्टोरेंट बिजनेस इन इंडिया। तो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अब तुम अगर इस पे ध्यान दो तो ये बहुत शुरू से है हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, और ये इतने दिनों में या इतने सालों में the amount of loss that it has created is very big। तुम ऐसे समझो कि अगर 1947 से हर साल अगर 20 भी एंटरप्रेन्योर्स बने होते, है ना, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से, लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से दे कुड नॉट ओपन देयर ब्रांच बिजनेस और दे कुड नॉट ग्रो,
एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस। अगर वो 20 करके 70 साल में, है ना, दे कुड हैव क्रिएटेड लेट्स से 200 मोर कंपनीज इन इंडिया, है ना। तो अभी से तो ये अगर 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 200 कंपनीज को अगर मान लो कि एवरेज एम्प्लॉय साइड, बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं, 2000 भी लेके चलो, तो यू कैन हैव फॉर मोर देन 4 लाख एम्प्लॉयमेंट। और ये 4 लाख जो बड़ी एम्प्लॉयमेंट है, इट कैन क्रिएट मतलब 4 टाइम्स मोर स्मॉल एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो 16 लाख से ऊपर या 20 लाख से ऊपर फैमिलीज का भी वो हो सकता था, जस्ट बिकॉज अगर आप हम पहले से बिजनेसेस के लिए थोड़े इजीनेस रखते हैं फॉर इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, सर ये रिलेटेड है क्या ये जो लेबर लॉ का अभी चल रहा है इशू? नहीं, लेबर लॉ इज मोर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, है ना। ईज ऑफ बिजनेस में इट कंसिस्ट एवरीथिंग। मतलब जब भी हमें सरकार से कुछ पूछना है, कुछ मांगना है, कुछ लाइसेंस लेना है, which we want to follow as per the ethical standard और environmental standard हम follow करना चाहते हैं, but still getting license for that is very difficult, है ना। अब जैसे मान लो कि अगर 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 आपको वो एक जगह पे, जैसे मान लो कि एक बिजनेस खोलना है, तो उसको अगर 25 लाइसेंस की जरूरत है ना। तो अगर 25 का एक बार में अप्लाई करे और एक बार में अप्रूवल हो, तो ज्यादा बेटर है ना कि वो 25 डिफरेंट जगह पे जाए। तो ये अब मान लो कि जो लोग थोड़े डोमिनेंट हैं या पावरफुल हैं, फ्लुएंट हैं, दे कैन ऑलवेज डू दैट बाय देयर ट्रिक एंड ट्रिक्स ऑफ गवर्नमेंट डीलिंग से। बट जिनका जिनका वो उस लेवल पे पहचान नहीं है या उस लेवल पे उनको नॉलेज नहीं है, तो वो तो फिर वो नहीं करेंगे ना वो बिजनेस, दे विल स्टॉप डूइंग दैट बिजनेस, बोलेंगे नहीं इस फील्ड में हमें जाना ही नहीं है ना। तो सर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हम इसी में कंसीडर कर सकते हैं? नहीं, सारे बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। सर अब जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हम लेते हैं, तो ऐसा रूल है कि अगर 300 से ज्यादा हमारे लेबर हैं हमारी फैक्ट्री में या हमारे बिजनेस में, तो अगर हमारा बिजनेस भी नहीं होगा तो हमें उनको पे करना पड़ेगा। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना कि एवरी काइंड ऑफ पॉलिसी विच तो इसीलिए स्टॉप्स लोग पीपल, हाँ सजेस्ट करते हैं। हाँ, स्टॉप्स पीपल टू डू बिजनेस, उन सब की बात कर रहा हूँ मैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अगर आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हो और जिसको गवर्नमेंट के कारण मतलब यू आर गेटिंग डिलेड और ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो वो आपको ईज ऑफ बिजनेस नहीं है वहां पे। तो ये एवरी पॉलिसीज की बात हो रही है जो भी बिजनेस को ऑब्स्ट्रक्ट करती है या फिर बैरियर डालती है, कि ग्रोथ में बैरियर डालती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब मैंने तुम्हें जो बताया अभी, जो भी हम पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, इट्स लाइक वी लेस डिस्कस्ड पॉइंट, जो हम जनरली लाइवलीहुड के डिस्कशन में इसको नहीं लेके आते हैं। सो व्हेन यू विल गो टू प्रैक्टिस इट, जब आप कॉलेज में जाओगे, तो यू शुड ब्रिंग दीज टॉपिक्स। अगर आप इस पे थोड़ा रिसर्च करो, क्योंकि मैं तो उसके पिच कर रहा हूँ ये पॉइंट, आपको थोड़ा इस पे रिसर्च करना चाहिए, इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए, इसका इसका लॉस्ट जो हमारा मतलब इसको ऐसे बोलेंगे ना कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी या लॉस्ट जो भी ग्रोथ का आउटकम होता है, उसको अगर तुम मेजर करो, तो यू विल फाइंड कि दिस इज अ बिग फ्लॉ इन आवर इकोनॉमिक सिस्टम, जो ऐसे रीजंस भी हैं जिसको हम नहीं देख पाते। तो इसके बाद जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इनएफिशिएंट ट्रांजैक्शन बेस्ड बिजनेसेस, इस पे भी बहुत कम डिस्कस होता है। जैसे मान लो कि इंडिया में ऐसा है कि जैसे मान लो कि लेट्स से कोई प्राइवेट कॉलेज है, कोई एमबीए कॉलेज है प्राइवेट, है ना, एंड व्हाट दे आर चार्जिंग फॉर द फीस, जैसे वो 12 लाख रुपए चार्ज करते हैं फॉर 2 ईयर ऑफ एमबीए कॉलेज। एंड सिंस अ कस्टमर डू नॉट नो कि एमबीए प्रोग्राम के एजुकेशन के डिफरेंट आउटपुट या डिलीवरी पैरामीटर्स क्या है, बट वो सिर्फ ये जानता है कि प्लेसमेंट अगर आपका 8 लाख एवरेज का हो रहा है, तो हम 12 लाख रुपया पे कर सकते हैं एजुकेशन फी। ठीक है, ऐसे ही हम डिसीजन लेते हैं ना। बताओ, लॉट मेनी ऑफ ग्रेजुएट जो एमबीए करने जाती है, वो ये देखती है कि 8 लाख रुपया हम लगाएंगे। आरओआई आजकल बहुत फेमस वर्ड है फॉर एमबीए एस्पिरेंट्स, व्हाट दे टॉक अबाउट कि आरओआई क्या है कॉलेज का। तो आप 8 लाख रुपया लगाते हो किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए, और आपको वो 6 लाख पर एनम का एजुकेशन देता है, तो आपको लगता है बहुत अच्छा आरओआई है, ठीक है ना। बट हैव यू एवर थॉट कि उस 8 लाख का एजुकेशनल आउटपुट क्या होगा, क्वालिटेटिव आउटपुट क्या होगा। सो अब अगर एक बिजनेस मतलब एक बिजनेस स्कूल का ऑनर जो है या चेयरमैन जो है,
he started a business school and started taking 12 lakh as a fee. और जब वो पूरी कॉस्टिंग जो करता है, पर स्टूडेंट पे कॉस्टिंग करता है, ये चाहे वो टीचर को हायर करने की बात हो, या फिर रिसोर्सेज डेवलप करने की बात हो, या फिर बुक्स की बात हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज की बात हो, अगर वो पर स्टूडेंट ही इज स्पेंडिंग जस्ट 2 लाख, है ना, तो ये जो 10 लाख का जो कॉस्ट है, जो 12 लाख जो आपने पे किया, ये इसके पास चला गया एज अ प्रॉफिट। तो इस ऐसे बिजनेसेस को आई विल कॉल इट मतलब इनएफिशिएंट ट्रांजैक्शन। इनएफिशिएंट ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो कि मी एज अ कस्टमर, मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदता हूँ and I'm ready to pay 100 rupees for that product. So as a customer, I always think कि वो प्रोडक्ट जब मेरे पास आएगा तो will I get the value of 100 rupees or not, है ना, वो 10 रुपए के वर्थ का है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि मैं तुम, है ना, ऐसे ही चेक करते हैं ना हम, जब भी आप खर्च करते हो। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई बच्चा आया कोचिंग के लिए, तो मैंने उसको बताया कि माई फी इज 51,000 रुपीज, तो यू विल ट्राई टू चेक कि ये वर्थ है कि नहीं, मतलब द काइंड ऑफ रिटर्न ही विल बी गेटिंग फ्रॉम मी, तो अगर ये वर्थ है कि नहीं। बट लॉट मेनी प्लेसेस वी डू नॉट चेक इस विथ दिस रिस्पेक्ट, हम उसको गलत अलग ही पैरामीटर पे जज कर लेते हैं। जैसे ये ROI का सिस्टम है MBA कॉलेज में, कोई भी बच्चा आज के डेट में बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेता है तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया उसका होता है कि प्लेसमेंट कैसा है ना। तो अगर इफ समबडी इज टेलिंग लाइक कि मेरे यहाँ 10 लाख का प्लेसमेंट हो जाता है एवरेज का, and if he has मतलब put the fee of 15 lakh for 2 years, तो you will be very much ready to pay कि हाँ भाई 10 लाख का प्लेसमेंट हो जाता है तो 15 लाख हम स्पेंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? At that point we stop seeing the output in term of कि हम कितना पैसा रियलाइज करेंगे जितना हम पे करेंगे, in term of qualitative output या learning output। तो ऐसे कई और भी बिजनेसेस हैं, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो या फिर कोई भी लग्जरी आइटम खरीदते हो या फिर किसी भी तरह की सर्विस अवेल करते हो, है ना। या फिर मैं तुम्हें एक और सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं मतलब सम पीपल माइंड इट, जैसे आप दबंग 3 देखने चले गए, दबंग 2 देखने चले गए, एंड यू स्पेंड 300 रुपीज, है ना, एंड नॉट मेनी पीपल आर स्पेंडिंग 300 रुपीज, बट एट पर क्वालिटी आउटपुट जो है उसमें बहुत ही कम है ना। तो वो उतना पे नहीं करना चाहिए था उस पर। तो वो बेसिकली क्या है कि द अमाउंट दैट यू पेड, है ना, द रिटर्न दैट यू आर गेटिंग इज मिसमैच। अगर आप 300 रुपया पे कर रहे हो किसी पिक्चर के लिए और टोटल रिटर्न जो वैल्यू रिटर्न है वो 50 रुपये भर का भी नहीं है, तो ये इनएफिशिएंट ट्रांजेक्शन है। तो आई एम टॉकिंग ऑल काइंड ऑफ इनएफिशिएंट ट्रांजेक्शन, है ना। और इसके पीछे रीजन क्या है, अब होता क्या है कि व्हाई इट इज ब्रिंगिंग पॉवर्टी टू अस, तुम ये भी तो सोचोगे ना। तो इसलिए क्योंकि सिंस वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द सेटिस्फेक्शन दैट यू शुड गेट, तो मैं उसके लिए खर्च नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो एक बिजनेस स्कूल है, अगर वो उसे पता हो कि हाँ वो अच्छी किताब पे उसको खर्च करना है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, तो एवरी मनी ही विल स्पेंड विल गो टू समबडीज पॉकेट, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर 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 कोई आदमी जो है वो 100 रुपया लेता है और उसमें सिर्फ 10 रुपया खर्च करता है और आपसे वो 100 रुपया रिटर्न करता है, तो ही इज गेट 90 रुपीज एज अ प्रॉफिट। लेकिन अगर वो 60 रुपीज तक एक्सपेंड करे तो ये 50 रुपये तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को एम्प्लॉयमेंट देगी ना। तो इनएफिशिएंट ट्रांजेक्शन जो है वो ऐसे समझो, एक ये भी एग्जांपल है कि जैसे मैंने तुम सीपी पे आए और मैं वहां पे खड़ा हूँ और तुमने मुझे पूछा कि ए ब्लॉक किधर है, तो मैंने बोला कि तुम 500 रुपये दो तो हम बताएंगे, है ना, एंड यू गिव मी मनी, है ना, वो 500 रुपये तुमने दे दिया। तो आई डिडंट स्पेंड एनी सिंगल पेनी फॉर दैट, मैंने वो एक ब्लॉक बताने के लिए तुमसे 500 रुपये थे। ये इनएफिशिएंट ट्रांजेक्शन है एंड यू विल नेवर डू इट, है ना। कोई तुम क्यों करोगे, क्यों तुम 500 रुपये दोगे एड्रेस बताने के लिए। बट वाइल बाइंग मेनी प्रोडक्ट या वाइल गेटिंग मेनी सर्विसेज, वी मिस दिस कंसेप्ट ऑफ इफिशिएंट ट्रांजेक्शन। हम एज ए कस्टमर उस चीज को भूल जाते हैं जो हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू अंडरस्टैंड कि वेदर आई एम गेटिंग द सेम वैल्यू और नॉट। और जब हम उस वैल्यू को नहीं ले रहे हैं तो वो दैट मनी विल नॉट बी स्पेंड फॉर इकोनॉमी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो मुझे लगता है कि इंडिया में लिक्विडिटी होने के बावजूद भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसके पीछे ये रीजन है। फिर उसके बाद एक और बहुत बड़ा रीजन विच आई विल ब्रिंग टू यू इज
कि हमारे पास जिनके पास पैसा होता है, मतलब द पर्सन हु इज इन गवर्नमेंट जॉब और इंडस्ट्री या किसी भी तरह से उनके इनकम के सोर्सेज हैं बहुत सारे, एंड व्हाट दे आर स्पेंडिंग इज लेस देन व्हाट दे आर अर्निंग, तो उनके पास क्या हो गया कि सेविंग्स हो गई बहुत सारी। अब तुम मुझे ये बताओ कि ये सेविंग का लोग करते क्या है? Nobody keeps that saving into बैंक। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप बोलते हो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लो या गोल्ड पे इन्वेस्ट कर लो, एंड व्हेन यू स्पेंड समथिंग, है ना, व्हेन रियल एस्टेट और गोल्ड, तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिकते भी हैं हाइप्ड प्राइस पे, है ना, डिमांड के हिसाब से इनका प्राइस डिपेंड करता है, नॉट फॉर देयर वैल्यू। जैसे एक 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 घर है, सेम बड़े साइज का घर जो है वो दिल्ली में तुम्हारा अगर 10 करोड़ का है तो गांव में 50 लाख का भी हो सकता है। तो व्हाई दिस difference? Not because the quantity or the quality of bricks that have been used or anything, it's just because the demand in Delhi is too high। तो अगर आप जैसे मान लो कि किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो 10 लाख रुपया बाय थिंकिंग कि अगले 5 साल में आपको 20 लाख देगा, है ना, या 30 लाख रुपए देगा, और ये 10 लाख भी जो है वो इसकी रियल प्राइस नहीं है, ये भी उसको क्या बोलते हैं, उसको बबल प्राइस है, वो बढ़ा हुआ प्राइस है। तो आपने जो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया टू गेन 30 lakhs इन नेक्स्ट 5 years, तो ये 10 लाख अगर आप रियल एस्टेट की बजाय या गोल्ड की बजाय ये दोनों जगह पे आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसा स्टक हो जाता है, वो किसी आदमी के पास चला जाएगा या किसी बिजनेसमैन के पास चला जाएगा। अगर यही आप 10 लाख शेयर में खर्च करते या बॉन्ड्स में खर्च करते, इन्वेस्ट करते, है ना, शेयर्स में या बॉन्ड्स में या फिर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में या किसी एंटरप्रेन्योर के बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इट विल ब्रिंग यू मतलब ये रिटर्न तो आपको देगा, थोड़ा रिस्की होगा रियल एस्टेट और गोल्ड के रिस्पेक्ट में, बट ऐसे इन्वेस्टमेंट के जो स्कीम्स हैं या ऐसे इन्वेस्टमेंट जो है बॉन्ड और म्यूचुअल फंड और शेयर में जो आप इन्वेस्ट करते हो, ये बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करता है ना। सम बिजनेसमैन विल हैव मोर मनी देन ही विल स्पेंड मोर, मतलब एक्सपेंड मोर हिज बिजनेसेस, तो जब वो बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो और एम्प्लॉयमेंट आएगी। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन लॉट मेनी पीपल, अब मैंने तो जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड हैं या जो भी जिनको मैं जानता हूँ who has got income more than their expenditure, they finally lead to buy either flat or gold or anything which is very stagnant, है ना। by मतलब ऐसे ये पैसा जो है it goes to somebody's pocket, not into the some economy, है ना, वो किसी के पास चला जाएगा। तो इकोनॉमी में नहीं जाने की वजह से उसकी लिक्विडिटी लॉस हो जाती है, और लिक्विडिटी लॉस होने की वजह से the amount of employment that this money could have created will not create, and if all the people will think in the same direction, तो क्या होगा कि हमेशा हाइप तुमने देखा होगा कि जैसे रियल एस्टेट की प्राइस जो है हाइप पे बढ़ी और फिर और हाइप पे और ज्यादा बढ़ी, फिर और हाइप पे और ज्यादा बढ़ी, सो वी मिस द मतलब वी डिड नेवर स्पेंड द मनी ऑन something which can be which could have created the economic क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई तुम्हें? यस सर। फिर कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। ये तुम अभी नहीं रियलाइज करोगे, बट आफ्टर मतलब वर्किंग समवेयर और कहीं कहीं काम करके आप देखोगे कि इंडियन पीपल आर मोर ऑफ वो बैलेंस्ड लाइफ चाहते हैं। दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क फॉर देयर लाइफ। तो उनको उनके लिए जो जॉब या कैरियर का मतलब ये होता है कि दे शुड गेट अ गुड जॉब, स्टेबल जॉब। तुम इसलिए भी देखोगे कि लॉट मेनी पीपल हु आर अर्निंग गुड इन प्राइवेट सेक्टर दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, भले ही कम पैसे की सैलरी पे भी उनकी जॉब लगे, क्योंकि स्टेबिलिटी इज द थिंग दैट वी लुक फॉर। और स्टेबिलिटी या लो रिस्क टेकिंग एपेटाइट जो है ये लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के कारण आता है। पीपल आर लेस ऑफ क्रिएटर, और इसके पीछे रीजन उनका नहीं है, मतलब यू कैन नॉट ब्लेम पीपल फॉर दिस। वो हमारी हिस्टोरिकल हिस्ट्री और हमारी अपब्रिंगिंग, या देयर आर मेनी रीजंस which brings this situation। तो अगर एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, अगर सोचो कि आज़ादी के बाद से ही बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होता, तो हर साल हम
हम वही कैलकुलेशन मैं बताऊंगा कि 20 भी नए एंटरप्रेन्योर क्रिएट कर पाते थ्रू दिस स्पिरिट, है ना, तो 20 कर पाते तो आज हमारे पास 200-400 और बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते, और फिर उनके 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 द्वारा क्रिएटेड जो जॉब्स हैं या उनके द्वारा क्रिएटेड जो लाइवलीहुड का तुम एस्पेक्ट देखोगे तो इट कुड हैव बीन अ बिग डिफरेंस। तो ये लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जो है ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, एंड बेसिकली वी आर मोर ऑफ अ वर्कर लेस देन लीडर। हम काम ज़्यादा करना चाहते हैं किसी के बताए हुए काम को, लेदर देन वी डू नॉट थिंक कि हम नया क्या कर सकते हैं या अच्छा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप का भी लैक एक तरह से है ये। और एक जो और बड़ी चीज़ है जो मैं तुम्हें रियलाइज कराना चाहता हूँ कि वी मतलब हमारे यहाँ रिसर्च और इनोवेशन की बहुत कमी है फॉर लोकल इकोनॉमी सेक्टर। जैसे मान लो कि तुम देखोगे कि इवन मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मैनेजमेंट का, ठीक है, यू कैन गो टू यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जाओ इंडिया में जहाँ पे मैनेजमेंट पे रिसर्च होता है, इवन आईएम्स पे जाओ तुम, ठीक है, आईएम्स है या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, एफएमएस है, सारे जगह पे जाके उनके जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनसे जाकर आप पूछो कि आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है, तो ऑलमोस्ट एवरी वन इज डूइंग रिसर्च, है ना, कीपिंग कंपनीज इन माइंड की जैसे वो 4000 के स्केल वाली कंपनी की 4000 एम्प्लॉय के स्केल की कंपनी में क्या प्रॉब्लम आती है एचआर की, वो लीडरशिप पे बात कर रहे हैं तो हमेशा सर्विस सेक्टर की बड़ी कंपनी के लीडरशिप के लिए रिसर्च कर रहे हैं। सो ऑल दोज मैनेजमेंट ओरिएंटेड रिसर्च इज बीइंग डन फॉर डेल, वॉलमार्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कर रहे हैं। मतलब ऐसा बहुत कम होगा, मतलब आई विल नॉट से कि नोबडी इज डूइंग द रिसर्च, बट जितने कम अमाउंट में लोग कर रहे हैं, यू कैन ऑलवेज कॉल इट नोबडी, कि कोई ऐसा रिसर्च नहीं करता कि लोकल लेवल पे कंपनी को बूस्ट करने के लिए किस तरह की मॉडलिंग की जरूरत है या क्या इनोवेशन की जरूरत है। ऑल द रिसर्च दैट मैनेजमेंट रिसर्च और पॉलिसी रिसर्च या फिर जितने भी ग्रोथ या इनोवेशन का रिसर्च हम कर रहे हैं वो कंपनी को रिस्पेक्ट में लेकर कर रहे हैं। मतलब यू माइट फाइंड पीपल, मतलब कि कई सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं और दे आर रिसर्चिंग ऑन सर्विस इंडस्ट्रीज, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन, एड, डिजिटल मार्केटिंग, इस पे बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं, बट नोबडी इज रिसर्चिंग कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में मैनेजमेंट के ऊपर क्या रिसर्च है। तुम ऐसे भी देख सकते हो कि पूरे इंडिया में देयर इज जस्ट वन कॉलेज विच प्रोवाइड मतलब रूरल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कोर्स विच इज इरमा, है ना। तो बेसिकली क्या है कि और यही एक कॉलेज है जहाँ पे सबसे ज्यादा रिसर्च होता है इस रिस्पेक्ट में कि मैनेजमेंट के एप्लीकेशन हम कैसे कर सकते हैं रूरल डेवलपमेंट पे। तो लोकल इकोनॉमी सेक्टर के लिए रिसर्च और इनोवेशन की बहुत कमी है ना, एंड ये कमी बहुत सालों से है। तो मतलब जो चीज हम अचीव कर सकते थे, है ना, वी कुड नॉट डू। तो ये सब ऐसे डिस्कशन के पॉइंट्स हैं जो हम लाइवलीहुड पे जब भी बात करते हैं वी मिस टू मेंशन दीज, और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो